नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आते हुए दिख रही है और इस बार मुद्दा रहने वाला है चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग केवल कहने के लिए निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए और ये तभी होगा जब उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाई जाए और उसके जो प्रोसेस हैं, जो 2023 में जो कानून आया उस कानून को चैलेंज किया गया है। अब इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कहा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट कुछ बहुत बड़ा फैसला देने वाली है। क्योंकि जो पहले व्यवस्था था उस व्यवस्था के अंतर्गत ये होता था कि चुनाव आयुक्त की अगर नियुक्ति होनी है तो उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, जिसे 2023 के कानून से सरकार ने निकाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई साहब, आपने चीफ जस्टिस को इससे क्यों निकाल दिया, ये रहते तो ज्यादा अच्छा है। सरकार का पक्ष है कि क्या आपको प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री क्या डेमोक्रेसी के खिलाफ जाएंगे। अब इस तरह के बातें वहां पर सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा रही है, लेकिन मसला यही है कि आगे चल करके क्या होना है। क्योंकि जो पूरा मुद्दा है वो यह है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र रहे, लेकिन पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ चुनाव में देखने को मिला है, खास करके जहां जहां एसआईआर का मुद्दा हो रहा है, उन तमाम बातों को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तमाम तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अब निश्चित तौर पर देखिए, इस तरह के प्रश्न उठेंगे तो जाहिर सी बात है इसके जवाब भी ढूंढे ही जाएंगे। एक डेमोक्रेसी में ये होना भी चाहिए। 2023 का जो कानून आया उसके अनुसार यह कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो एक कमिटी बनेगा, उस कमिटी में कौन कौन लोग होंगे, जिसके अंतर्गत कहा गया कि एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक नेता प्रतिपक्ष होंगे और एक मिनिस्टर होंगे जो प्रधानमंत्री ही नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री उन्हें नामित करेंगे। अब जरा सोचिए, तो प्रधानमंत्री और ये मिनिस्टर, ये दोनों जनाब तो एक ही हो गए ना। तो अगर किसी मुद्दे पर, किसी नाम पर टकराव होगा, तो अगर नेता प्रतिपक्ष उस पर वोट नहीं भी करते हैं तो बहुमत में तो ये दोनों सरकार के अंग ही हैं, प्रधानमंत्री ही नामित कर रहे हैं। ये मंत्री साहब तो प्रधानमंत्री से बाहर जाएंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के इसी बात को लेकर के कहा जा रहा है, फिर तो आपने घर में बैठ के सरकार ही तय कर रही है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होने वाले हैं। पहले क्या होता था, इस मिनिस्टर के जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, इनको बाहर कर दिया गया। तो तब होता था कि एक जो प्रधानमंत्री यानी कि सत्ता की तरफ से, एक नेता प्रतिपक्ष हो गए, तो यह भी लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होंगे, और एक जो है न्यायपालिका से आ गए। तो तीन लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं, तो पारदर्शिता की ज्यादा चांस रहा करता था। इन्हीं चीज को लेकर के अब बातें की जा रही है कि यही चीज बहाल कर देना चाहिए। चयन समिति में निष्पक्षता केवल होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार का प्रभाव अधिक है। दीपांकर दत्ता जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रही है सरकार से कि भाई निष्पक्षता कैसे है इसमें। आपने ये जो निर्वाचन की कमेटी था, चयन कमेटी था, इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने क्यों बाहर कर दिया। अब यही सारी बातें यहां पर चल रही है। अब देखते हैं कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या क्या हुआ, देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल रहा है और इसमें कहा गया है कि नेता जो विपक्ष हैं इनको रखने का काम तो केवल दिखावा का होगा। क्योंकि जो तीन लोग मैंने कहा उसमें से अगर आप देखेंगे तो एक ही नेता विपक्ष जो हैं, अगर वो ना भी चाहते हैं तब भी वो व्यक्ति नियुक्त हो ही जाएगा। देखिए, हर फैसले में 2:1 से के बहुमत से कार्यपालिका का पक्ष ही हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री और एक मिनिस्टर और इसमें एक नेता प्रतिपक्ष। तो जाहिर सी बात है सरकार जो चाहेगी वही व्यक्ति वहां पर चुन करके आएगा। फिर नेता विपक्ष के कमेटी में रहने का औचित्य क्या है। क्या कोई कैबिनेट मंत्री कभी पीएम के खिलाफ जाएगा? जाहिर सी बात है नहीं जाएगा, व्यवहारिक पक्ष है। तो इस नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने यही प्रश्न उठाए हैं। अब यहां पर देखिए, नेता विपक्ष जो हैं 5 सिलेक्शन कमेटी में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन होना है तो प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे, यहां पर ध्यान दीजिए सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चलिए, लोकपाल में देखेंगे प्रधानमंत्री है, लोकसभा के स्पीकर है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नामित जज होंगे।
सीवीसी की चर्चा करेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इस आयुक्त, इसमें कहा गया प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर। और चुनाव आयुक्त को लेकर के चर्चा करेंगे तो यहाँ पर भी जो है वह प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यह तो आप केवल दिखावा ही कर रहे हैं। अब इसी चीज को बदलने की बात की जा रही है। इतने कमेटी में देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष हैं। अब केंद्र सरकार का पक्ष क्या है? केंद्र सरकार कह रहे हैं कि देखिए, क्या प्रधानमंत्री के पद पर जो उनकी गरिमा है, क्या उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने ये दलील पेश किया था सुप्रीम कोर्ट में। और उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि देखिए, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून बना देती है तो हमें उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ध्यान रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि संसद के द्वारा कोई भी कानून बनता है, यदि वह संविधान सम्मत नहीं लगता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकती है। बहुत सारे कानून इससे पहले इस देश में हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये मामला अब टकराता हुआ नजर आ रहा है। जो याचिकाकर्ता था उनका कहना है कि देखिए, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है और चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है तो आयोग की निष्पक्षता पर निश्चित तौर पर प्रश्न उठेगा। सरकार ने 20 दिन की सुनवाई के बाद मामला बड़ी पीठ को भेजने की मांग की है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये इनका तर्क है जो पीआईएल लेकर के पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कैसे चुने जाते थे चुनाव आयुक्त, जरा इसकी बात देखते हैं। देखिए, अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के कोई कानून नहीं था। पहले की बात किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में हुआ करती थी। यानी सचिव स्तर के मौजूद या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती थी और कई बार इस सूची में 40 नाम तक होते थे। इस सूची के आधार पर 3 नामों को यहाँ पर फाइनल किया जाता था, उनको चुना जाता था। इन 3 नामों पर प्रधानमंत्री और जो भी राष्ट्रपति होंगे वो विचार करते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके राष्ट्रपति के पास एक नाम भेज देते थे। नाम के साथ प्रधानमंत्री की तरफ से एक नोट भी भेजा जाता था जिसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह भी बताई जाती थी। और फिर इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल, मतलब या तो 6 साल तक उस पद पर रहेंगे या फिर 65 साल की उम्र तक उस पद पर रह सकते हैं। जो भी पहले होगा वह होता था, यही रहा है। इस प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त चुने जाते थे और इनमें से जो सबसे सीनियर होता था वो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था। ये एक तरह से व्यवहारिक प्रक्रिया रही। अब इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला। इस मामले में क्या हुआ, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पहले केंद्र सरकार करती थी। अब मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में जो भी नेता प्रतिपक्ष हुआ करेंगे वो, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन 3 का एक पैनल बनेगा। ठीक है, एक कमेटी बनेगी नियुक्ति करने के लिए और फिर वो तय करेंगे। अगस्त 2023 में क्या होता है, मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 लेकर के आई और इसको जो लाया गया, इसमें मुख्य काम एक ही किया गया कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, इसको बाहर कर दिया गया इस समिति से। और 2023 में शीतकालीन सत्र के दौरान जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बिल 2023 दोनों सदन में पास हुआ। 2 जनवरी 2024 कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने नियुक्ति की प्रक्रिया से सीजीआई को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद अर्जी लगा दी और फिर ये केस यहाँ पर बढ़ता हुआ चला आया। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, पूरा खेल जो हुआ इस कानून के अंतर्गत वो केवल ये था कि इनको इस कमेटी से हटा देना है। और स्थिति अभी की अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री, ये पहले वाला था, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के विपक्ष नेता, ये 3 होते थे। इनको हटा दिया गया और यहाँ पर एक कैबिनेट मिनिस्टर को ला दिया गया। तो यही बात यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि इस कानून को क्या रद्द कर दिया जाना चाहिए। ये जो कानून है, क्या ये पारदर्शिता को रोकता है? और यही चीजें अब सुप्रीम कोर्ट में दलील चल रही है। अब ये आगे देखना होगा कि क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अपना फैसला जो है वह सुरक्षित रख लिया है और अब ये देखा जाएगा
कि क्या इस कानून की वैधता रहता है, संविधान के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट पाती है या फिर इसे हटा दिया जाता है, ये देखने की बात यहाँ पर रहेगा। आने वाले समय में जिस भी दिन इस पर फैसला होना है वो दिलचस्प होने वाला है। अब चलिए, चूंकि चुनाव आयोग को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो चुनाव आयोग के विषय में कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये काम होता है कि चुनाव संपन्न कराया जाए, यानी कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विभिन्न राज्यों का विधानसभा का चुनाव हो, वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण करने का विषय हो, जैसे कि एसआईआर मुद्दा में अभी हो रहा है, तो ये सारे काम इनके समक्ष दिए जाते हैं और निश्चित तौर पर एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय कहने का तात्पर्य है कि इस पूरे कमेटी पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, सत्ता पक्ष का विपक्ष का नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से ये चुनाव कराएं। क्योंकि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वह जीवित इसी कमेटी से होता है, यही तय करते हैं ये लोग। भारत के संविधान में देखेंगे तो अनुच्छेद 324, इसके तहत 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई और चुनाव आयोग का मुख्य कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराना रहा। लेकिन इन्हीं चीजों को लेकर के पिछले कुछ समय पर चुनाव आयोग पर जो है प्रश्न उठ रहे हैं और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अब विचार कर रही है। एक प्रश्न है आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे और आप ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि चुनाव आयुक्त के जो नियुक्ति होनी चाहिए इस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और संस्कृति आईएएस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।